हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज 2 दिसंबर है, 1 दिसंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे नोट्स सारे हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको बहुत जल्दी पसंद आएंगे। और आज हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मेरे को आपको सपोर्ट की नीड है, आपकी सपोर्ट की। उसमें आपको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। चलो, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हैं, जैसे कोर सेक्टर्स की ग्रोथ, तो कोर सेक्टर को पढ़ना है हमको। उसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंड भी आया है, एंड सेंटर एग्री टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स, उस 6 शेड्यूल से रिलेटेड चीज़ें भी आई है। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे। मैं आपको सिर्फ एडिटोरियल और जो नोट्स आए हैं काम की वो सब बता रहा हूँ आपको न्यूज़ के अंदर। 2.23 लाख करोड़ टू बाई 97 तेजस जेट्स, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो 156 जो हेलीकॉप्टर्स है उसकी भी न्यूज़ आई है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसमें से क्या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो अपने लिए काम की है। अभी हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमारा नेचर क्या रहेगा यूपीएससी के अंदर कि देखो न्यूज़ क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे खास चीज़ होती है कि उसमें से क्या चीज़ हमारे लिए काम की है, हमको वही पढ़ना है एक्चुअली। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें भी। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो नासा चीफ्स है नासा चीफ्स हेल्स इंडिया एज ग्रेट फ्यूचर पार्टनर टॉक्स ऑन स्पेस कोलैबोरेशन। तो जो नासा चीफ्स हेल्थ ने बोला है कि इंडिया इज ए ग्रेट फ्यूचर पार्टनर के रूप में। अभी क्या हुआ है कि जैसे कि हमारे जो नासा की जो चीफ है उन्होंने बोला है इसरो के लिए कि इसरो एक तरह से बहुत हमारा बड़ा पार्टनर बनने वाला है। हम एक इंडियंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने वाले हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में हम उसको भेजा जाएगा, इस तरह की बातें हैं। तो अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि नासा क्या न्यूज़ अपडेट में कि नासा के द्वारा एक इंडियन व्यक्ति को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसके अंदर भेजा जाएगा। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन कौन से कंट्रीज उसके अंदर शामिल है, तो एक तो सबसे पहले नासा, उसके बाद रशिया की रोसकॉस्मोस है, उसके बाद जाक्सा जापान की एजेंसी, कनाडा की एजेंसी। तो इस तरह 5 जो ये 4-5 देश है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये ESA। तो ये जो 5 एजेंसी हैं उनके द्वारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर क्या होगा, एक इंडियन व्यक्ति को भेजा जाएगा, ऐसा बोलना है नासा की चीफ का। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चाइना ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी बना लिया है। उसके अलावा अब इंडिया भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। वो कब तक बनाएगा, 2030 तक का उनका टारगेट है। और नासा के अंदर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है रूम के अंदर, पर इंडिया के अंदर सिर्फ 5 व्यक्ति या 3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। इसका मैं आपको अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको अगर पढ़ना है अच्छे से, तो मैं उसकी प्रॉपर एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, उससे रिलेटेड सारे कंटेंट, ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब हम एक्चुअल में न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए काम की है। जैसे क्या हुआ, 2.23 लाख करोड़ टू बाई 97 तेजस जेट्स, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो क्या ये न्यूज़ काम की है क्या? देखो मैं समझाता हूँ कि 2.23 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। किसको? उससे एक तो तेजस जेट लिए जाएंगे और प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदा जाएगा। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ये इन चीज़ों पर निर्देश किसको देता है, कौन देता है, कौन सी अथॉरिटी देती है, तो वो चीज़ हमारे लिए काम की है। और उसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। समझते जाओ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समझते जाओ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये डिसीजन लेती है ऑन न्यू पॉलिसी एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द 3 सर्विसेज। एक तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। याद रखना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उससे रिलेटेड जो भी कैपिटल एक्विजिशन होते हैं या न्यू पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन कौन लेती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और इंडियन कोस्ट गार्ड, उसकी भी नई पॉलिसी और उससे रिलेटेड भी अगर कैपिटल एक्विजिशन, कुछ भी कैपिटल एक्विजिशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो ये डिसीजन लेने का काम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस के जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं अभी कौन है, राजनाथ सिंह, तो वो उसके चेयरमैन है। उसके बाद इसको कब बनाया गया था, फॉर्म्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर। यानी जब कारगिल वॉर हुआ था 1999, उसके बाद में 2001 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म लाने की रिकमेंडेशन हुई थी, उसी रिकमेंडेशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई, जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो हमने बहुत अच्छे से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को पढ़ा है। इस तरह टॉपिक पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, सेंटर एग्री टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। जो लद्दाख का जो लद्दाख है, जो लद्दाख क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख रीजन है, उसके अंदर वहाँ के लोगों ने एक स्पेसिफिकली डिमांड की है कि हमको 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने न्यूज़ तो ऑलरेडी आपको दिखा दी थी, ये देखो। तो सेंटर ने इस चीज़ को देखा है और सेंटर भी इस चीज़ में अब एग्री कर रही है कि हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि लद्दाख के सेफगार्ड्स के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अभी उससे रिलेटेड चीज़ें वो क्या डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल को, कि लद्दाख को जोड़ दिया जाए 6ठे शेड्यूल के अंदर। तो क्या 6 शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई 6 शेड्यूल के अंदर एक्चुअल में लद्दाख को उसकी नीड क्यों है। तो करंटली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रीजन इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। अभी जो यूनियन टेरिटरी है वो किसके हाथ में है, ब्यूरोक्रेट्स। जो हमारे ब्यूरोक्रेट यानी IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ समझो, चेंज द डोमिसाइल पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोमिसाइल पॉलिसी चेंज हुई है, वो धीरे धीरे उनके मन में भी फियर क्रिएट कर रही है कि हमारा जो लैंड है, एम्प्लॉयमेंट है, डेमोग्राफी है और कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं आ जाए। ऐसा मानना है लद्दाख के जो लोकल पीपल्स है उनके द्वारा।
द यूनियन टेरिटरी हैज़ 2 हिल काउंसिल, वहाँ पर 2 हिल काउंसिल बनी हुई है, एक तो लेह एंड कारगिल दोनों जगह पे, बट नीदर इन 6 शेड्यूल, यानी कोई भी 6ठे शेड्यूल के अंदर नहीं है। इन लद्दाख देयर पावर्स आर लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस, उनके अंदर उनके पास कितना पावर है, एक तो लोकल टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, पार्किंग एंड अलॉटमेंट एंड यूज ऑफ लैंड्स, और पार्किंग फीस को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो लैंड्स है उसके यूज एंड अलॉटमेंट करने का राइट किसके पास है, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके पास यही राइट है सिर्फ। वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स बनी हुई है, मतलब जो काउंसिल बनी हुई है, उनके पास क्या राइट है, एक तो लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करने का, पार्किंग फीस को कलेक्ट करने का पावर उनके पास है। 90% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। लद्दाख के अंदर 90% पॉपुलेशन क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो NCST होती है, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, यानी जो हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसको 6ठे शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाए ऐसा। अब ट्राइब कौन कौन सी है, तो वहाँ पर एक तो बाल्टी बेडा, नाम याद रखना, BOT यानी बोट, और ब्रोकपा, चांगपा, और गारा मोह एंड पुरिकपा, याद रखना, गारा मोन अमोन एंड पुरिकपा। इस तरह की ये नाम थोड़े से अलग है, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये वहाँ पर SC ट्राइब्स मतलब जो है वो इस तरह की ट्राइब्स के लोग वहाँ रहते हैं, और ये नाम मैंने आपको बता दिया, पुरकपा और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना आप। अभी आगे समझो इसके अंदर 6th शेड्यूल क्या होता है। तो देखो 6th शेड्यूल के अंदर जब हमारा आर्टिकल 244 है, नाम मतलब आर्टिकल का नंबर याद रखना, आर्टिकल 244, 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, यानी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण करने का पावर देता है। दैट हैव लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर इन ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उनके पास पावर होता है किससे रिलेटेड, एक तो लेजिस्लेटिव डिसीजन लेने के संबंध में, जुडिशियल डिसीजन लेने के संबंध में, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यानी इनको ऑटोनॉमी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनके कल्चर में कोई दिक्कत ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 244 पावर किसको देता है, वहाँ की जो लोकल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको पावर देता है। तो अभी इसको मैं समझाऊंगा अभी पूरा। 6th शेड्यूल कवर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कौन कौन सा, एक तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM याद रखना, ये एक सिंपल उसका मतलब कीवर्ड से ATMM, यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या मतलब जो होती है वो ट्राइबल एरिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इस चीज़ को समझो कि जो ट्राइबल एरिया है उनको क्या दर्जा दिया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्गेनाइज करे, रीऑर्गेनाइज करे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यानी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करना, रीऑर्गेनाइज करने का पावर किसके पास होता है, गवर्नर को, और दर्जा देने का पावर भी किसके पास होता है, गवर्नर को। अब इस चीज़ को समझना साथ के साथ, जैसे क्या होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बना दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, रीऑर्गेनाइज भी कर दिया, उसके बाद उनके पास क्या पावर होता है कि वो चाहे तो लॉ बना सकते हैं, लोकल लॉ, वो जुडिशियल डिसीजन भी ले सकते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक काउंसिल बनाई जाती है, उसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। अभी मैं आगे अपन पढ़ते जाते हैं, चलो। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन। अब इस चीज़ को समझना, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, उनके एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कोई एक्ट पास किया जाता है, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई नहीं होता है। जबकि वो कहाँ अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा विद स्पेसिफाइड, या तो अप्लाई होगा तो भी स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा ही अप्लाई होगा। चलो, द पावर ऑफ डायरेक्शन लाइज इधर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब इस चीज़ को समझना कि डायरेक्शन का पावर किसके पास होता है, या तो प्रेसिडेंट के पास होता है या गवर्नर के पास होता है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन कौन सी होती है, जो अभी हमने पढ़ा था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसको समझो। ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। 4 को तो नॉमिनेट करता है गवर्नर के द्वारा, उनमें से 4 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर, और बाकी 26 को इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी जो 18 साल से ऊपर वाले वोटर्स हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है 26 लोगों को, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 साल, और जो इलेक्टेड मेंबर है वो 5 साल के लिए टर्म के लिए होल्ड करेंगे पीरियड को, जब तक कि या तो वो काउंसिल डिजोल्व नहीं हो जाए उससे पहले, तो उस केस में 5 साल से कम टर्म होगी। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो जब तक हमारा जो गवर्नर है जब तक वो चाहे तब तक उनको उनकी प्लेजर पर यानी उनके मार्गदर्शन के हिसाब से उसको वो ऑफिस होल्ड करेगा। ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज ए सेपरेट रीजनल काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो ऑटोनोमस रीजन है ऑल्सो हैज ए सेपरेट रीजनल काउंसिल, यानी हर ऑटोनोमस रीजन के अंदर एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होती है। डिस्ट्रिक्ट एंड जो रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर वो क्या करते हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शन वाले जितने भी एरियाज होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। उनके पास पावर होता है, दे कैन मेक लॉ ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स सच है जैसे लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, केनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी जो चराई वाली खेती होती है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, इससे रिलेटेड जितने भी लॉ है उन सब को रिलेटेड लॉ क्रिएट करने का पावर किसके पास है, ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो मतलब सॉरी रीजनल काउंसिल, दोनों के पास ये पावर होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास। लेकिन क्या ये जितने भी लॉ है उनके अंदर गवर्नर की एसेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक तरह से वो जैसे हमारे क्या होता है विधानसभा के अंदर, एक तरह से स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, उसी तरह जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये 4 स्टेट्स है, वहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है और उनको अल्टीमेटली एसेंट किसकी लेनी पड़ती है, गवर्नर की, ठीक है, ये चीज़ भी समझ ली।
अब उसके आगे की चीज़ समझो, कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल, ये चाहे जो मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है उनके द्वारा विलेज काउंसिल की भी स्थापना की जा सकती है और कोर्ट्स की स्थापना की जा सकती है। किसके लिए? वहाँ के लोकल केसेज या लोकल जो विवाद है उनके ट्रायल के लिए, बिटवीन द ट्राइब्स के बीच में, जो ट्राइब्स से ट्राइबल लोग से उनके बीच में अगर कोई भी केस होते हैं तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए विलेज काउंसिल या कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। दे हियर अपील्स फ्रॉम देम, और वो उनसे जो भी उनकी शिकायतें हैं उनकी सुनवाई का काम कौन करेंगे? ये विलेज काउंसिल या कोर्ट्स है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो भी स्पेसिफाइड किया जाएगा बाय द गवर्नर ओवर दीज काउंसिल, यानी इस काउंसिल पर हाई कोर्ट का किस तरह का जुरिस्डिक्शन रहेगा, इसका डिसीजन किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी स्कूल्स, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश यानी स्थापना कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। स्कूल की स्थापना कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मार्केट की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। फेरी, फिशरी, रोड्स, ये जितने भी काम होते हैं डेवलपमेंट विकास कार्य वो किसके द्वारा किए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। और ये क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस करने का काम एंड कलेक्ट करने का काम लैंड रेवेन्यू का, और इंप्रूव करेंगे स्पेसिफाइड टैक्सेस को, यानी असेस करेंगे, कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू को। अगर कोई भी लैंड रेवेन्यू है तो उसको असेस करने का काम, एग्जामिन करने का काम, कलेक्ट करने का काम और स्पेसिफाइड टैक्सेस को इंपोज करने का काम भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का होगा। तो इस तरह हमने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। 6 शेड्यूल के अंदर क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उसके अलावा रीजनल काउंसिल होती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, 26 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म 5 साल होती है। याद रखना है 4 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं उनकी टर्म गवर्नर की प्लेजर के हिसाब से डिसाइड होती है, यानी गवर्नर की इच्छा से, और उसके अलावा उनके पास लोकल लॉ बनाने का पावर है, और लॉ जो भी बनेंगे उसको असेंट किसकी चाहिए? गवर्नर की चाहिए। उसके अलावा ये तो चीज़ हमने देख ली, उसके अलावा और क्या पावर होते हैं? हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का डिसीजन किसके पास होगा? गवर्नर के पास। तो अल्टीमेटली ये जो 4 स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एक तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर 6 शेड्यूल के तहत इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। तो अभी जो लद्दाख है वो भी बोल रहा है कि हमें 6 शेड्यूल के हिसाब से पावर दे दो ताकि हम वहाँ के स्पेसिफिकली लॉ क्रिएट कर सकें, ऐसा लद्दाख के लोगों का मानना है। लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आया जाए। तो अभी इस चीज़ को समझ लो, डिफिकल्टी बिहाइंड लद्दाख इंक्लूजन। अभी इस चीज़ को समझो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियरली बोलता है कि 6 शेड्यूल इज फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी 6ठा शेड्यूल 4 स्टेट के लिए है और वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अभी उसके अंदर लद्दाख तो हिमालयन स्टेट्स में आ गया, तो उसके लिए एप्लीकेबल कैसे होगा? इसके लिए स्पेसिफिकली हमको या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश भी डिमांड कर रहा है, मणिपुर डिमांड कर रहा है, नागालैंड डिमांड कर रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो ये भी बोल रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, लेकिन इनको भी अभी 6 शेड्यूल में नहीं डाल रखा है। तो अगर हमने लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला तो उसके बाद क्या होगा? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट भी बोलेंगे कि हमें भी 6 शेड्यूल में डालो। उसके अलावा और भी हिमालयन स्टेट्स है या और भी जो भी दूसरे स्टेट्स है उनकी भी डिमांड आ सकती है कि हमें भी 6ठे शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। तो उनके लिए क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है बाद में। लेकिन क्या 6 शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट तो कवर हो गए? बाकी के लिए अगर जहाँ पर ट्राइबल पीपल और भी रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन और भी रहती है, तो उस केस में कौन सा एप्लीकेबल है? उनके कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल है? तो 5th शेड्यूल। याद रखना उनके केस में 5th शेड्यूल एप्लीकेबल है। और हमें अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की नीड है अगर हमें कुछ भी आगे मतलब 6 शेड्यूल को लाना है, लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल को अगर एप्लीकेबल करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमने समझा है, आपको 6 शेड्यूल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च्ड। अभी एक चीज़ याद रखना, ये न्यूज़ बहुत काम की है, द हिंदू की न्यूज़ है, इसको समझो। 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, उनको जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स है फॉर इंडियन नेवी उनको लॉन्च किया गया है। एक तो INS माहे, नाम याद रखना है, INS मलवान और INS मंगरोल। जो INS मंगरोल, INS मलवान और INS माहे, ये 3 टाइप की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, उनको इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको ध्यान में रखना, आप बोलेंगे ऐसा कुछ मतलब ऐसा कैसे न्यूज क्वेश्चन आ सकता है? तो UPSC के अंदर स्टेटमेंट आ गए, 3 स्टेटमेंट, INS माहे, INS मलवान और INS मंगरोल, ये 3 टाइप की जो सब, ये किस टाइप में है? तो क्या ये लॉन्च व्हीकल है, क्या है ये? तो हमको लिखना है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी अगर दुश्मन हम सबमरीन से अटैक करता है तो उस केस में ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। चलो बस ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ सुनो, नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज अमिड ओशन एंगेजमेंट, यानी जो नेवी है वो तैयार है किसके लिए? एक बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। कब कंडक्ट होने वाली है? फरवरी 2024 के अंदर। एक्सरसाइज मिलन, याद रखना है एक्सरसाइज मिलन। उसके अंदर मिलन इज ए बाइनियल नवल एक्सरसाइज, यानी ये जो बाइनियल यानी मल्टीपल देशों के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है, इंसेप्टेड बाय इंडियन नेवी, जिसको इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में, एट अंडमान एंड निकोबार कमांड पर। जो अंडमान और निकोबार कमांड है हमारे भारत का, वहाँ पर 1995 के अंदर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। ओरिजिनली 4 कंट्रीज इसमें शामिल थी, एक तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। याद रखना 4 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है थाईलैंड। तो चारों कंट्रीज इसके अंदर ओरिजिनली थी।
मतलब 4, जैसे इंडिया तो था ही, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, तो ये ओरिजिनली 4 कंट्रीज और इसमें जुड़ी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मालदीव और जो हमारे साउथ एशियन रीजन है और जो एशियन कंट्रीज़ है और सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, उसके तहत हमने और भी मिलन एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ को जोड़ा है। एग्जांपल मालदीव और अदर कंट्रीज़ भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, मिलन एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई, 1995 में। किसके द्वारा स्टार्ट की गई, इंडिया के द्वारा। कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो अंडमान एंड निकोबार कोस्ट के यहाँ पर। शुरुआत में कितने देश थे, तो शुरुआत में 5 देश थे, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ सुन लो। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ द COP28 समिट। अब एक चीज़ को समझो कि अभी COP28 समिट स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका जब पहला दिन था, मतलब वैसे स्टार्ट तो 28 तारीख 29 तारीख को हो गई थी, लेकिन जो उसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसमें पहले दिन क्या रिजल्ट निकला, लॉस एंड डैमेज फंड को उन्होंने अप्रूव कर दिया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड को। इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इंडिया से रवाना हो चुके हैं, वहाँ पहुँच गए हैं दुबई। और ये कहाँ होने वाली है समिट, तो याद रखना COP28 दुबई में होने वाली है। चलो लॉस एंड डैमेज फंड को सिर्फ समझ लो, अभी के लिए सिर्फ समझना है, क्योंकि एक्चुअल में जब इसकी न्यूज़ पूरी अच्छे से कमिटमेंट्स कितनी क्या हुई है, सारी चीज़ें अब आएगी। जैसे ही न्यूज़पेपर में कल या परसों की न्यूज़पेपर में लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आएगी, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ों को मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लो एक बार। इसका उद्देश्य क्या होगा, टू कंपनसेट कंट्रीज ऑलरेडी डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, यानी ऐसी कंट्रीज को कंपनसेट करना है जो कि क्लाइमेट चेंज से डील कर रही है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज वो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज के साथ डील करती है, तो उस केस में कंपनसेट करने का काम किसका होगा, लॉस एंड डैमेज फंड का। इसको मैनेज कौन करेगा, याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैनेज करने का काम है वर्ल्ड बैंक का। पर वर्ल्ड बैंक क्या इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर देगा, नहीं, बट मैनेज बाई एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट को अपॉइंट किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी और उसी के द्वारा लॉस एंड डैमेज फंड का प्रॉपर्ली ध्यान रखा जाएगा। और एक प्रॉपर्ली किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फंड के लिए अगर अलग से एक सेक्रेटरीट बना दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड वर्किंग भी आसान हो जाएगी। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग वादा किया है। जैसे दुबई ने $100 मिलियन का वादा किया कि हम $100 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड के अंदर। तो इनिशियली 250 मिलियन जो $200 है उसका टारगेट रखा गया है। तो इनिशियल लेवल पर $250 मिलियन का टारगेट रखा गया है और उसके थ्रू अलग अलग देश को फंड किया जाएगा। तो हमने लॉस एंड डैमेज फंड को भी बहुत अच्छे से देख लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि लॉस एंड डैमेज फंड में मैंने सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन इसलिए अपडेट की है क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 दिन में अच्छा सा कंटेंट आएगा और जैसे ही अच्छा सा कंटेंट आया हम पूरी न्यूज़ को अच्छे से बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपको पता है आज से 4 दिन पहले COP28 की एक बार के लिए न्यूज़ आ गई थी, लेकिन उसको पढ़ के क्या करना था, क्योंकि अपने को पता है कि जब इससे प्रॉपर डेटा पूरा आ जाएगा तभी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इससे रिलेटेड नया नया डेटा आएगा और जब नया डेटा कंप्लीट डेटा एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा डेटा पढ़ लोगे बाद में वापस मॉडिफिकेशन आएगा तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आप और मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है क्या करना है। नहीं तो हमको 2-4 दिन रुकना चाहिए और उसके बाद जैसे ही एकदम प्रॉपर डेटा आ जाएगा हम इस फंड को वापस पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। कोर सेक्टर्स ग्रोथ स्पीड्स टू 12.1%। तो अभी कोर सेक्टर ने ग्रोथ स्पीड पकड़ी है 12% की। तो क्या ये हमारे लिए न्यूज़ काम की है? बिल्कुल काम की है, लेकिन न्यूज़ से ज़्यादा काम की है उसके अंदर का डेटा। अब न्यूज़ के अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हर महीने पब्लिश होता है, मंथली पब्लिकेशन होता है। IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका डेटा हर महीने मंथली बेसिस पर पब्लिश होता है। तो क्या हमको अभी ये चीज़ें याद रखनी है? 12%, 9%, 8% तो बिल्कुल याद नहीं रखनी है। ये 1% ही डेटा काम का नहीं है, क्योंकि हर महीने अपडेट होगा, हर महीने नया डेटा आएगा। तो हमको क्या करना है, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का डेटा आपको देखना है। तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? सबसे पहले रिफाइनरी, मैंने उनके शेयर के साथ आपको दिखा रखा है डेटा, तो समझो। सबसे बड़ी इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्री में पहला नंबर पे रिफाइनरी, 28% की मतलब उनका स्टेक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 19%, 19.85 है, 20 बोल सकते हो। स्टील इंडस्ट्री का 17%, कोल इंडस्ट्री का 10.33%, क्रूड ऑयल का 8.98%, नेचुरल गैस का 6.88% और सीमेंट का 5.37% और फर्टिलाइजर्स का है 2.63%। अभी कौन कौन सी इंडस्ट्री का नाम याद रखना है? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री मतलब कोयला, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। इस तरह ये 8 इंडस्ट्री है जो कोर इंडस्ट्रीज है। उसी के बेसिस पे एक IIP निकलता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हर महीने इसको रिलीज किया जाता है। इसका पब्लिकेशन कैसे होता है? मंथली पब्लिकेशन। याद रखना है आपको, इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। तो ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर क्या करता है? मेजर करता है द चेंजेज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए पीरियड। यानी एक किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो इंडस्ट्रियल मतलब प्रोडक्शन होता है उसकी कितनी मात्रा है, उसके अंदर जो भी चेंज होता है उसको मेजर करने का काम IIP का है। ध्यान रखना है आपको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो मात्रा है उसके अंदर चेंजेज को मेजर करने का काम करता है। इस इंडेक्स के अंदर जो 8 कोर सेक्टर्स है उस पर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO बोला जाता है। और वो उसकी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखना है आपको। बेस ईयर 2011-12 बता दिया। मंथली पब्लिकेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसके डेटा को कौन यूज करता है? तो RBI के द्वारा यूज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यूज किया जाता है।
IIP रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस GDP, यानी जो क्वार्टरली और एडवांस GDP का कैलकुलेशन किया जाता है उस बेसिस पर, अब इस चीज़ को समझो, IIP रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट किसके लिए, अगर क्वार्टरली और एडवांस GDP की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो एडवांस GDP और एक क्वार्टरली GDP के केस में। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देख लिया है और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को भी समझ लिया है। चलो अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक और न्यूज़ में आया है, फिस्कल डेफिसिट टचेज 45% ऑफ फुल ईयर टारगेट। हमने पूरे साल का जो टारगेट था उसके अंदर से 45% तो हमने 6 महीनों में ही कवर कर लिया, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो इस चीज़ को देख लो, सॉरी अप्रैल से लेकर अक्टूबर पीरियड तक, मतलब 7 महीने का जो पीरियड निकला है उसके अंदर हमने 45% टारगेट को कवर कर लिया है। कितना टारगेट फिस्कल डेफिसिट हुआ है अभी, 8.03 लाख करोड़, याद रखना। बट ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है इतनी, बस आप छोटी सी चीज़ इसमें से एक ही चीज़ काम की है, वो है फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके अंदर डेफिनेशन होती है टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रेवेन्यू को घटा दिया जाए तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जिसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट आ गई और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया, अगर लोन की रिकवरी भी कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है और अदर रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होती है। तो इस तरह टोटल रिसिप्ट को अगर टोटल एक्सपेंडिचर से घटा दिया जाता है, और कहने का मतलब ये है कि सरकार के आय से ज़्यादा अगर सरकार के खर्चे हैं तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये टॉपिक हमने देख लिया है। अभी एक छोटा सा टॉपिक, बहुत शानदार एडिटोरियल आया है द हिंदू के अंदर, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, इस चीज़ को समझो। द चैलेंजेज ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ के अंदर जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसके चैलेंजेस से रिलेटेड एडिटोरियल आया है। तो अभी आपको मैं पूरा कंटेक्स्ट के साथ में सब कुछ एकदम शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा टॉपिक को पढ़ने में। सबसे पहले इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी, आपको आज छोटी सी चीज़ समझनी है कि कंटेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है। अगर आपके पास किसी ऑथर का व्यू हो, कोई ऐसे बहुत सारे जो लेखक होते हैं, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, उनके अच्छे पॉइंट्स हो, जैसे महात्मा गांधी के कोट्स हो गए, किसी के भी कोट्स हो, तो उसको आपको कंटेक्स्ट बॉक्स में ऐड करना है। तो जैसे एक अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है, द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज की टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, इस टाइप की अगर आपकी क्षमता है तो आप जीवन में सर्वाइव भी कर लोगे और प्रोग्रेस भी कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि जो समय के साथ बदलाव कर लेता है वही असली मतलब सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। ही बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द वन हु इज एडेप्टेबल। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है, मजबूत आदमी है, उससे काम नहीं होता है, वो कितना एडेप्ट कर सकता है, कितनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है, अगर वो एडेप्टेबल पर्सन है तो उस केस में वो आदमी ज़्यादा सफलता को हासिल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी को हमको समझना है, तो अब इसका क्या रिलेवेंस है, तो हमको ये देखना होगा कि अभी क्या एक्चुअली इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत सारे चैलेंजेज है, तो हमको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुरंत चीज़ों को अडेप्ट करना होगा, उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी, तभी जाके हम परफेक्ट मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। चलो सबसे पहले इंडिया की मेरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसकी सिग्निफिकेंस को समझो। हमारी भारत की उसका रीजन क्या है कि हमको मेरीटाइम सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों है। अगर हम मेरीटाइम सिक्योरिटी नहीं भी करेंगे तो काम हो सकता है क्या, तो उसकी सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं पहले कि उसकी जरूरत क्यों है। तो एक तो भारत की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, 7,000 किलोमीटर की है। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो वहाँ से डकैती हो सकती है, वहाँ पे टेररिज्म, आतंकवाद की घटनाएं उसके थ्रू हो सकती है, स्मगलिंग हो सकती है, इलीगल फिशिंग हो सकती है, इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं कहाँ से हो सकती है, इस कोस्ट लाइन के थ्रू, क्योंकि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, कहाँ से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हमको मेरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने की जरूरत है। हमारी जो टोटल ट्रेड है वैल्यू के अंदर टोटल ट्रेड की वैल्यू के अंदर 70% वैल्यू का जो ट्रेडिंग होती है वो तो होती है मेरीटाइम, मतलब ये कोस्टल लाइन से, और 95% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, यानी जो ट्रेड क्वांटिटी में जो ट्रेड होती है उसका 95% ट्रेडिंग हम कहाँ से करते हैं, समुद्री स्तर, मतलब समुद्री जो रास्ता है, समुद्री मार्ग है, उसके थ्रू किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या एयरप्लेन, दो मार्ग होते हैं, एक तो समुद्र वाला मार्ग, एक होता है हवाई मार्ग। तो हवाई मार्ग से इतना ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मात्रा के अंदर तो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा 95% और वैल्यू के हिसाब से 70%। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है इंडियन ओशन रीजन में, हमारा इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, उसके कारण इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। उसके अलावा हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशंस बने हुए हैं हमारे इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, कैसे जैसे इंडोनेशिया, वहाँ पर भी रामायण होती है और हमारे यहाँ पे भगवान श्री राम को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो इस तरह इंडोनेशिया के अंदर आज भी रामायण का प्रचलन होता है, जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। चलो ये चीज़ देख ली। अब क्या मेरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस को समझो। जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसके अंदर अभी क्या चैलेंजेज है, क्या कोई चैलेंजेस है हमारे सामने, तो हम उन चैलेंजेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मेरीटाइम सिक्योरिटी हम कर भी रहे हैं तो सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है, जैसे एग्जांपल एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स। कहने का मतलब ये होता है जैसे चाइना है, यूक्रेन है। अभी यूक्रेन ने क्या किया, ब्लैक सी के थ्रू वो रशिया के अंदर उसने एंट्री करने की कोशिश की। चाइना क्या करता है, जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर ट्राई करता है कि अदर्स टेरिटरी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो इन एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स होती है उनका यूज किया जाता है, किसके लिए, दूसरों की टेरिटरी में घुसने के लिए। तो इस तरह का जो ये गलत व्यवहार है जो कि चाइना का हमेशा से, मैंने कल भी बोला था, ये सूगले काम चाइना के बहुत है, और यूएसए भी कभी कभी दूसरों की टेरिटरी में घुस जाता है। तो इस तरह के जो वायोलेशंस है तो ये हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
दूसरा ग्रे जोन वॉरफेयर, जैसे क्या होता है कि यूएसए क्या करता है, बार बार वायोलेशन करता है, जो हमारा सेज वाला एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर बार बार एंट्री कर लेता है, उसके जहाज वहाँ से एंट्री करके निकल जाते हैं और कोवर्ट ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवाने होते हैं तो हमारे टेरिटरी के अंदर जाकर वो कर लिए जाते हैं। इस तरह जो ग्रे जोन वॉरफेयर वाला एरिया है, जो मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है, उसके अंदर अगर इस तरह दूसरे देश की, हमारी टेरिटरी के अंदर अगर दूसरे देश के व्यक्ति घुसेंगे, दूसरा देश की कोई भी जहाज घुसेंगे, तो इस तरह ये मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद कॉम्बैट ड्रोन्स, अभी इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज, अभी ये एक नया चैलेंज आया है। क्यों नया चैलेंज आया है? क्योंकि आजकल ड्रोन्स के थ्रू कहीं पे भी जा सकता है, तो ये एनिमी कंट्री इसका यूज करके हमारे देश का सर्विलेंस कर सकती है। वो देख सकती है कि हमारे यहाँ पर कितने क्या जहाज है, कितनी क्या इकोनॉमिक पावर हमारी कितनी है, उसके अलावा इकोनॉमिक पावर के अलावा हमारे देश के अंदर दूसरा पावर कितना है, दूसरे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स कितने हैं, उन सबका पता कहाँ से लगाया जा सकता है? ड्रोन के थ्रू। तो इस तरह की कॉम्बैट ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है एनिमी कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये चीज़ भी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। लैंड अटैक मिसाइल्स, और कितनी बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान का सी कोस्ट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं, बट जैसे भारत का इंडियन कोस्ट है, उसी तरह हर देश के अंदर अपना अपना जो समुद्र का जो कोस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ से वहाँ पर जो उसके सी के किनारे पर एक मिसाइल को रख दिया जाता है, लैंड मिसाइल उसको बोला जाता है, उसके थ्रू दूसरे देशों पर आक्रमण भी किया जा सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो मतलब मेरीटाइम सिक्योरिटी को हमें बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि क्या होता है, जैसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उनको क्या होता है कि हमारी टेरिटरी में घुसा दिया जाता है। जब वो टेरिटरी में घुस जाएंगे, उसके बाद वहाँ से मिसाइल्स को छोड़ा जा सकता है। तो ये अपने आप में इशू है। तो हमें अभी क्या करना होगा, मेरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके अलावा इलीगल फिशिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि क्या होता है, जैसे इलीगल फिशिंग में तो क्या होता है, जैसे हमारे देश के जो मतलब मछुआरे होते हैं वो तो चले जाते हैं श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के मछुआरे आ जाते हैं इंडिया के अंदर। इस तरह दोनों देश के एक दूसरे के मछुआरे एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, और उसका दिक्कत क्या आती है कि जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ घूमते रहते हैं, या श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो मछुआरों को पकड़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मेरीटाइम सिक्योरिटी में ये मतलब मछुआरा की बेस में कभी कभी टेररिस्ट भी आ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। नेचुरल डिजास्टर्स, कभी कभी वोल्केनो आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वोल्केनो एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो जैसे वोल्केनो बता दिया मैंने, और उसके अलावा बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सारी चीज़ें जब भी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ रहा है बहुत भारी वाला, तो इसके कारण क्या होता है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा आ सकता है। मरीन पोल्यूशन, ये क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कचरा पट्टी समुद्र के अंदर डाला जाता है, थैली डाल दी जाती है, कुछ भी डाल दिया जाता है। तो इस तरह का जो पोल्यूशन है वो भी अपने आप में एक तरह से मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बना हुआ है। ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, समुद्र के थ्रू सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है। एंड क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट राइजिंग सी लेवल, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे सी लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके कारण गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो बिल्कुल कोस्ट के किनारे होती है, तो वो डूब जाती है। इस तरह मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज भी, क्योंकि उससे डील करे या एक्चुअल में सिक्योरिटी को बढ़ाए। अगर वो देश ही डूब जाएगा तो सिक्योरिटी किसकी करेंगे? तो ये भी अपने आप में इशू है। अब चैलेंजेस क्या है मेरीटाइम गवर्नेंस के अंदर, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। एक तो हमने पढ़ लिया मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर चैलेंजेस, अब मेरीटाइम गवर्नेंस यानी जो समुद्र के अंदर जो प्रशासन करते हैं हम, समुद्री प्रशासनीकरण, उस गवर्नेंस के अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं? तो दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी होती है। जैसे क्या होता है कि अभी एशियन रीजन है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी के अंदर ज़बरदस्ती एंट्री करता है बिना किसी की परमिशन के। तो एशियन कंट्री मिलकर भी उसको एक तरह से चाइना के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि आप इस तरह साउथ चाइना सी में नहीं घुस सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने डेप ट्रेप पॉलिसी से पाकिस्तान को फंसा रखा है, श्रीलंका को फंसा रखा है, और मोलदीव, मॉरिशियस, इस तरह की बहुत सारी जो कंट्रीज है वो सब चाइना के दबाव से फंसी हुई है डेप ट्रेप पॉलिसी से। तो एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि एशियन कंट्रीज आर नॉट एबल टू कॉल आउट अगेंस्ट चाइना। चलो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चैलेंज, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि दो देश जैसे यूएसए और इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन को, लेकिन वो एक्चुअल में करते ही नहीं है, क्योंकि कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होती है, और दूसरा देश उसे किस तरीके से यूज ले, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चैलेंज तो लिमिटेड कर दिया जाता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए। तो यूएसए भी पूरा डेटा नहीं देता है, तो उस केस में ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर मेरीटाइम गवर्नेंस को बढ़ावा देना है तो एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का भी इशू हो जाता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं तो समझो। एक क्या होता है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी मेरीटाइम जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा देना है। कैसे? मॉडर्नाइज करना है, एक्सपांड करना है इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड को और मरीन पुलिस को, जो ये तीनों है उनको मॉडर्नाइज करना है, उनका एक्सपांशन करना है। उसके अंदर उसके अलावा एनहांस करना है टेक्निकल सर्विलेंस ऑफ कोस्टल एंड ऑफशोर जो एरियाज है उसके सर्विलेंस को बढ़ावा देना है। उसके लिए एक कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क की स्थापना की गई है, नेशनल मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होगा, हम हमारे सर्विलेंस प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म फॉर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होता है, उसके मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करना है। अब इस चीज़ को समझ लो साथ के साथ, क्या होता है, एस्टेब्लिश करना है मैकेनिज्म फॉर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, यानी दो देशों के बीच में एक इंटर एजेंसी बनी होती है, उसको कोऑर्डिनेशन बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर्ली एक सेटअप तैयार करना। तो उसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है,
और दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम एक ऐसा पूल तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब उसके अलावा ऑथर ने क्या मेजर्स बताए हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो हमने बता दिए और ये सब एडिटोरियल में लिखा हुआ है। उसके अलावा ऑथर्स ने और भी मेजर बताए हैं, तो मेजर्स को समझो आप। ऑथर के द्वारा क्या क्या मेजर बताए गए हैं, तो पहला एनहांस करता है मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ऑथर बोलता है कि आपको क्या करना है, हमारे देश को अब धीरे धीरे मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। जैसे क्वाड कंट्री के अंदर 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों कंट्रीज का एक ही लॉजिक है कि हमको जो हमारा इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर जो चाइना का बढ़ता हुआ दबाव है उसको कम करना है। तो इस तरह अगर हमको मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एशियन कंट्रीज जहाँ पर सेम प्रॉब्लम से जो फेस कर रहे हैं, मोस्टली सेम प्रॉब्लम क्या है, चाइना। तो इस तरह जो सेम कंट्रीज जो सेम विचारों की और सेम तकलीफों से गुजर रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनको मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। उसके अलावा जैसे एक्सरसाइज मिलन आज हमने पढ़ी है, उसके अंदर बहुत सारे देश मिलकर एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं। उसी तरह एक्सरसाइज मिलन हो गई, एक मालाबार एक्सरसाइज हो गई, इस तरह की एक्सरसाइज को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद ऑथर बोलता है कि हमें एक प्रॉपर्ली कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहिए हर देश को, जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा, या जो वहाँ पे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है तो इन 4 देशों के द्वारा वहाँ पर प्रॉपर्ली कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहिए। एशियन सीजन के द्वारा भी एक जो कंट्रीज है उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉपर्ली हर कंट्री उस लॉ और रेगुलेशन के दायरे में होकर काम करे और जो भी उसका वायोलेशन करे उसके लिए पेनल प्रोविजंस होने चाहिए। तीसरा समझो, स्ट्रेंथन द रोल एंड कैपेबिलिटी ऑफ कोस्टल गार्ड। जो कोस्टल गार्ड होते हैं, जो कोस्ट गार्ड होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी और रोल को मजबूत करना है, उनके पावर को बढ़ावा देना है और उनका पावर अगर एनहांस होगा तो ये हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही शानदार होगा। उसके बाद मेरीटाइम अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे यहाँ के लोगों को अभी अवेयर नहीं है, जैसे मछुआरे हैं तो उनको अवेयर नहीं है कि भाई मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर उनका क्या रोल है। उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। अगर उनको कहीं ऐसी गतिविधि लगती है जो कि उनको लगता है कि इलीगल है, या उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जो आतंकवादी गतिविधि है, तो उनको तुरंत किसको अपडेट करना चाहिए, इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उनको अपडेट करना चाहिए। तो हमको हमारे जो मछुआरे हैं, लोकल पीपल्स है, उनको अवेयर करना होगा कि किस तरह आप भी मेरीटाइम सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हो। उसके बाद एड्रेस करना नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स, यानी जो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स होती है उनको एड्रेस करना, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, करप्शन, गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप सोच रहे होंगे क्या इनसे करने से मेरीटाइम सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी, तो मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई देश है जो पुअर कंट्रीज है, या जो साउथ एशियन के जो रीजन्स के जो देश है, उनके अंदर सब लोगों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो अपनी पॉवर्टी को दूर करें, इनइक्वलिटी को दूर करें, वहाँ पर जो करप्शन फैला है उसको दूर हो जाए, वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, या क्लाइमेट पोल्यूशन जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर वो उनसे फेस करने में सक्सेसफुल हो जाए और उसमें अगर इंडिया उनकी मदद करता है, तो आप सोचिए क्या होगा। जब एक आदमी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाता है तभी वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम की तरफ देखता है। अगर खुद के घर में ही कहीं आग लगी हुई है तो दूसरों की आग कैसे बुझाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इंटरनल मैटर्स को सुलझाना बहुत जरूरी है। अगर इंटरनल मैटर्स में आदमी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो अपनी बाहर वाली सिक्योरिटी पर भी ध्यान देगा, तभी जाके मेरीटाइम सिक्योरिटी पर पूरा फोकस होगा। बाकी क्या होगा, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से इतना उलझा हुआ है कि बाहर वाली सिक्योरिटी पर ध्यान देने का उसको समय नहीं मिलेगा। इस तरह अल्टीमेटली ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हमें दूसरे देशों की पॉवर्टी और इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका कोऑपरेशन हमें मेरीटाइम सिक्योरिटी में पूरा मन तन से मिले और पूरी एफिशिएंसी से वो हमारा कोऑपरेट करे किसमें, मेरीटाइम सिक्योरिटी में। इस तरह अगर मल्टीपल कंट्रीज का कोऑपरेशन मिलेगा तो हम फाइनली वन डे ऐसा आएगा जिस टाइम चाइना का जो प्रेशर है, जबरदस्ती जो विस्तारवादी नीति है, उससे वो चाइना ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, ऐसा ऑथर का बोलना है। तो हमने मेरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, चैलेंजेस पढ़ लिए हैं एंड उसकी सिग्निफिकेंस को देख लिया है। उसके अलावा कोर इंडस्ट्रीज को देख लिया है एंड इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को समझा है एंड फिस्कल डेफिसिट को देख लिया है। उसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंड, इससे रिलेटेड हम और पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी पूरी आने पर पढ़ेंगे। आधी अधूरी जानकारी से आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। उसके बाद हमने मिलन एक्सरसाइज को अच्छे से देखा है एंड उससे पहले हमने और क्या टॉपिक देखा था, 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर का नाम याद रखना है, INS माहे, INS मलवान और INS मांगरोल, ये भी हमने देख लिया है। उसके अलावा 6 शेड्यूल को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है कि उसके अंदर एक उसके अंदर हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पढ़ लिया है। उसके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। एंड नेक्स्ट उससे पहले हमने पढ़ा था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, बहुत अच्छे से समझा था। कल एक UPSC का क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने पूछा था, आज मैंने एक्चुअली क्वेश्चन डालना मैं भूल गया हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एक क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, उसका आंसर है अनुराग ठाकुर, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स है वो है अनुराग ठाकुर। तो ये टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इस तरह आज हमने सारे टॉपिक को बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। मुझे आपके सपोर्ट की नीड है, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोग देख पाएँ और आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिले। आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको लेक्चर्स में अगर आप हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जल्दी मेमोराइज होगी, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको सिर्फ अगर कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत ही मतलब एफिशिएंट वे में, इन डिटेल्ड वे में, और वो भी समराइज नोट्स।
आपको चीज़ें भी समराइज है लेकिन सारी पूरा कंटेंट कवर है, तो वो चीज़ें बहुत मजा आएगा। प्लीज़ इसको अच्छे से अच्छे पढ़िए और आगे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।